आज आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाऊंगा जिसको 15 साल की उम्र में डॉक्टर ने बोल दिया कि अगर आपने इलाज कराया तो जिंदगी भर व्हीलचेयर पर रहोगे, नहीं कराया तो 7 दिन में मर जाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? इधर गड्ढा उधर खाई। बहुत कठिन जीवन से निकला है आदमी। इसको बोलते हैं भारत का आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। इनका नाम है आनंद आर्नोल्ड, लुधियाना के रहने वाले हैं। लोगों ने इनको बोला ये नहीं है किसी काम का, घर में रखो बंद। पर इस आदमी ने ऐसी बॉडी बनाई, सबकी बोलती कर दी बंद। गले से नीचे का हिस्सा हमारे देश के अपने आर्नोल्ड पूरी तरह पैरालाइज्ड, कुछ नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते। लेकिन ये वो आदमी जिसने अपने जीवन में 50 से ज़्यादा टाइटल जीत लिए। मिस्टर पंजाब 14 बार, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड और मिस्टर ओलंपिया। भारत में पहली बार कोई मिस्टर ओलंपिया बना। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर की कहानी, वो कविता, वो क्या कहते हैं, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। आज आपको ऐसे आनंद आर्नोल्ड से मिलवाने वाले हैं जो चल नहीं पाते थे, खुद से खाना नहीं खा पाते थे, वॉशरूम नहीं जा सकते थे, कंप्लीटली बेड रिडन, नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज्ड। ऐसे व्यक्ति जो स्पाइनल कैंसर से निकल करके आए और उन्होंने भारत को बड़ा भारत बनाया। स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे आनंद भाई, ये आर्नोल्ड टाइटल कैसे पड़ा आपका? आर्नोल्ड, आई एम ए क्रिश्चियन गाय और मेरे पिता से मुझे ये मिला है नाम। अरे वाह, मुझे लगा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से इंस्पायर्ड था ये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हर एक कोई यही पूछता है कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से इंस्पायर होके ऐसे, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी मैं बॉडी बिल्डर बन गया तो उनका नाम लेते हैं। तो जब मैं छोटा था, कमज़ोर था, पतला था, तब सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे इसी नाम को लेके। हाँ। तो एक बार फिर थोड़ा पोज कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले। दिस इज अमेजिंग। आपके गले का निचला हिस्सा पैरालाइज था जी, और आप चल नहीं सकते थे, लेकिन दुनिया के लगभग सारे बॉडी बिल्डिंग के खिताब आपने जीत लिए। मैं आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहता हूँ, 15 साल की उम्र में आपको लास्ट स्टेज स्पाइनल कैंसर डिटेक्ट हुआ था? जी। और लास्ट स्टेज था वो? हाँ। और डॉक्टर्स ने, मैं सुना कि साफ साफ कह दिया था कि आप ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, ऑपरेशन किया तो पैरालाइज हो जाएंगे। और उसके बावजूद आपने जो है खुद से खाना नहीं खा पाते थे, वॉशरूम नहीं जा पाते थे। 3 साल आप बेड रिडन रहे जी। और अब जो है मैं देख रहा हूँ कि आपने, मतलब लोगों के बड़े सपने होते हैं बचपन में और आप उस समय बेड रिडन हो गए। किसी को बुलेट चलानी है, गर्लफ्रेंड बनानी है। बुलेट मेरा भी सपना था। हाँ। सलमान खान जैसी बॉडी बनानी, सब करना। लेकिन एक पल में सारे सपने आपके उस समय ख़त्म हो गए। और ये फिर कैसे ये जादू किया आपने? एक्चुअली द थिंग इज़ कि मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताता हूँ कि मैं 11 साल की उम्र से इस लाइन में आ चुका था बिकॉज ऑफ माई ब्रदर। ही वॉज स्टेट चैम्पियन और उन्होंने, मतलब कि उनका असिस्टेंट था मैं। कंपटीशन पे जाता था तो बैग लेके जाता था, उनका कलर लगाता था, डाइट वगैरह ऐसे करके जो है मेरे को बॉडी बिल्डिंग का इंटरेस्ट है और मैंने एक्सरसाइज घर से ही स्टार्ट कर दी थी। बट द थिंग इज़ कि मेरे को डैड ने कभी अलाउ नहीं किया था। बट मेरा जो था स्टैमिना बहुत अच्छा था, मेरी फिज़ीक काफ़ी अच्छी थी, जो कि डैड को पता भी नहीं था। डैडी कभी मेरे पे ध्यान भी नहीं देते थे। और 13 की एज में मैंने ज़िद करी और जिम, मैंने बोला कि डैडी मेरे को जिम जाना है। तो डैड ने कहा नहीं, तेरे को चोट लग जाएगी, ऐसे करके। तो फिर बड़े भाई ने जो है मेरे को थोड़ा हेल्प किया इस चीज़ में कि जिम ज्वाइन कर लो। और जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो विद इन 3 मंथ्स मेरी बहुत अच्छी बिल्ड होगी कि इंडिया में आई डोंट थिंक सो कि 13 साल का बच्चा कोई इतना बिल्ड कर भी सकता है। बट मेरा पहले घर का ही वर्कआउट बहुत ज़्यादा था, जो कि मेरे को जिम में सिर्फ मेरे को अपने आप को पॉलिश करने को मिला। तो उस टाइम पे मैंने एक गोल्डन का अवार्ड भी जीता था, जो कि सिटी लेवल का था। पर 1 साल में ही जो है कैंसर जो है असर दिखाने लग गया था बिकॉज वो छोटेपन से था। तो 14 साल की उम्र में मेरे को ड्रॉप करना पड़ा। फिर 15 साल की उम्र में आते आते कि चलना भी मुश्किल हो गया था मेरे से, वीकनेस बहुत आ गई थी। फिर जब डिटेक्ट हुआ तो डॉक्टर ने बोला डेथ हो सकती है। मॉम को बोला, डैड को बोला, और मॉम तो बहुत घबरा गए थे, रो रहे थे। मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने मॉम को थोड़ा हिम्मत दी। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा थिंक पॉजिटिव। मैंने कहा कोई बात नहीं। कहते डॉक्टर ऐसे बोलता है कि डेथ हो जाएगी तो या व्हील चेयर पर आ जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं कहा अगर डेथ हो जाएगी कोई बात नहीं, जिसने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है, उसी के पास चले जाएगा, है ना। अगर व्हील चेयर पर भी आऊँगा तो आपकी आंखों के सामने रहूँगा। तो मम्मी को थोड़ी हिम्मत आई तो मम्मी ने फिर पेपर साइन करे। देन जो है आगे प्रोसेस स्टार्ट हुआ। आप 15 साल के थे तब? जी, 15 साल का था। फिर 3 साल आप बेड पे रहे? जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर आपने जाना शुरू किया, पर तब आप व्हील चेयर पे आ गए थे?
बिल्कुल, आफ्टर ऑपरेशन तो सब ख़त्म हो गया था। 3 साल मैंने जो है फिज़ियोथेरेपी को दिए। तो फिज़ियोथेरेपी मेरे डॉक्टर्स थे, उन्होंने मेरे को मतलब कि सिखाया कि खुद को कैसे शिफ्ट करना व्हीलचेयर पे, तो उन्होंने सब कुछ यूज़ करना मेरे को सिखाया। एक अपने घर पे आपने शुरुआत के दिनों में कैसे अपने डेली लाइफस्टाइल को मैनेज किया? वॉशरूम जाना, काम करना, मेरे मॉम कुछ मेरे भी को करना? करते थे क्लीन वगैरह सब कुछ। तो जब तक मैं तो एक चम्मच से खाना भी नहीं खा सकता था। तो फिर फिज़ियोथेरेपी करी तो मूवमेंट्स वगैरह आई, तो हौली-हौली करके सारा कुछ सीखा। लेकिन आम आदमी के लिए तो बहुत आसान है ना, ट्रैक सूट पहना, जूते पहने, बैग टांगा और फट से जिम पहुंच गए। और आपके लिए जिम जाना तो मतलब एक बहुत इट्स अ बड़ा चैलेंज। हाँ, ये तो मतलब बहुत टास्क है अपने आप में। जिम जाना ऐसा लगता है कि जैसे कहीं बड़े ट्रैवल पर निकल रहे, उतनी तैयारी करनी पड़ती। तो आप ये कंसिस्टेंसी, ये मेहनत, ये कैसे किया आपने ये? पता नहीं सर, बस मेरे को प्यार था जिम से, अभी भी है। इवन कि मैं 70 साल तक ऐसे ही करूँगा, मेरा ये गोल है। और अभी आप 34? या नाउ आई एम 34। ये शायद मतलब किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि जो आदमी ऐसे पैरालाइज्ड हो वो जिम जा सकता है। और मतलब होटल में जाना, फ्लाइट पकड़ना, कंपटीशन में जाना, इतनी तैयारियां करना, तो बहुत मुश्किल लगता है। आपने किया कैसे फिर इसको? ऐसा है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे 2-4 दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और जहाँ पर भी मेरे को ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा मेरे लिए स्टैंड करते हैं। तो उनकी भी मेरे को बहुत बड़ी हेल्प रही है मेरी लाइफ में। और बाकी मेरे मॉम हैं, मेरी सिस्टर, उन्होंने मेरे को मतलब कि उन्होंने काम किया है, एक मुर्दे में जो है जान फूंकने का काम किया है। तो आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो अपनी मॉम की वजह से हूँ। मैं सुना है कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं या इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो आपकी जो है थोड़ी बोन्स डिसलोकेट हो जाती है, जिससे आपको बड़ा पेन भी होता है। जी। एक्चुअली मेरा जब सर्जरी हुई थी ना, कैंसर जो है इतना क्रॉनिक था कि वो बोन को भी खा गया था एक पार्ट। तो एक पार्ट जो है उन्होंने निकाल दिया, उसकी जगह जो है आर्टिफिशियल ग्लू सीमेंट बोलते हैं उसको, बोन सीमेंट, उसको फिट किया उन्होंने। तो वो कभी भी जो है हिल सकता है। तो वो दर्द करता है अभी? हाँ, बहुत दर्द करता है। तो पैरालाइज होने के बाद जब आप पहली बार जिम गए, पहली बार जिम गए तो आप बॉडी बिल्डर तो थे नहीं। आज जाने में और जब पहली बार गए तो कितना फ़र्क था। तो लोगों ने क्या बोला उस समय? क्या उनका रिएक्शन क्या था सबका? उस टाइम पे मेरा स्टूडेंट था अमित गिल, और वो मेरे को उठा के लेके जा रहा था, लोकल सा ही जिम था। और वहाँ पे सड़क पे लड़कियाँ देख रही हैं, बूढ़े बच्चे सब देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और मुझे इतना एम्बैरेस्ड फील हो रहा था ना कि यार मैं क्यों आ गया यहाँ पर। बट जब मैं जिम के अंदर गया ना, कि जब मैंने बैठ के देखा कि सब वही माहौल मैंने देखा, यार सब एक्सरसाइज लगा रहे हैं, मशीनों की आवाज़ आ रही है, ठीक है ना, तो मेरे को लगा दिस इज़ हेवन, कि मेरे को अपना विजन नज़र आ गया। तो मैंने फिर अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा यार मेरे को ऐसे रोज़ लेकर आ सकता है? वो कहता हाँ, आई लव टू डू दिस। तो फिर मैंने जिम स्टार्ट किया, और उसके बाद मेरे को पता चल गया था कि मेरे को लाइफ में यही करना है। क्योंकि ना एक आदमी जब दूसरों पे इतना डिपेंडेंट होता है तो एक बड़ा एक अच्छी फीलिंग नहीं आती है कि यार मुझे दूसरों से काम कराना पड़ेगा, जी, बार बार बोलना पड़ेगा। तो अपने आत्मसम्मान में थोड़ा खुद को डिस्टर्बेंस तो होता है, गिल्ट होता है। बिल्कुल बहुत गिल्ट होता है। बट मेरे दोस्त, मैंने बताया ना, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं कि आज मैं इतने बड़े मुकाम पे हूँ तो मेरी बैकबोन जो है मेरे दोस्त हैं। और उनका मैं आपके इतने करोड़ों व्यूअर्स हैं, उनके सामने मैं अपने दोस्तों का थैंक्स करता हूँ। अरे वाह जी, क्या बात है। बहुत अमेजिंग दोस्त रहे होंगे आपके। आप एक इंस्पिरेशन है, देखो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आप। और भाई एक आदमी बिल्कुल फिट एंड फाइन है, सॉलिड है, उसको जिम जाने में, थोड़ा बैग उठाने में बड़ा जोर लगता है, और आप ऐसी परिस्थितियों में गए हैं। मैं ना आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। हमारी एक कम्युनिटी है बड़ा बिजनेस की। ओके। हमारी एक ऐप है, इसको बोलते हैं बड़ा बिजनेस ऐप। आप उसको डाउनलोड करो और आपके कुछ वीडियोस होंगे, मैं चाहता हूँ उन वीडियोस को वहाँ डालो आप। हमारे जैसे आपने देखा ना, फेसबुक होता है, लिंक्डइन है, तो इंस्टाग्राम है। हमने एक नया फीचर ऐड किया है उसमें, रील्स और शॉर्ट वीडियो जैसा फीचर, जहाँ पे आप 30 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट की वीडियो डाल सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे रील्स होती है, वैसा ही एक्सपीरियंस है। और इस समय लाखों लोग बड़ा बिजनेस की ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली 2 चीज़ें हैं, या मोटिवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप, 2 ही चीज़ें हैं। तो आप लोगों को बड़ा अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं। लोगों को जो वीडियोस दिखते हैं उनके इंटरेस्ट पे दिखते हैं, उसने किसको फॉलो किया है, वो स्टूडेंट है कि वो एंटरप्रेन्योर है, उसका एंगेजमेंट क्या है, उसके लाइक क्या है। तुम्हारा एक रिकमेंडेशन इंजन है। आपकी अगर वीडियो आए वहाँ पे
और आप अपना थोड़ा एक बार वहाँ ऐसे कर दें और लोगों को दिखाएं, आई थिंक लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, लोगों को बहुत ताकत मिलेगा। तो वहाँ पे लोगों को यूनिक पर्सनलाइज फीड मिलता है। तो ऐसे ऐसे करके लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं। ऐसे ही लोग अब एंटरप्रेन्योरशिप और मोटिवेशन पे हमारे साथ आके, आप लोगों ने भी बड़ा बिजनेस ऐप डाउनलोड करी है और आनंद को हम इनवाइट करेंगे कि आनंद अपने वहाँ सारे वीडियोस डालें। और धन्यवाद आपका। इतना मतलब इनको हम लोग वहाँ पे थोड़ा बूस्ट देंगे अपनी तरफ से। वो हमारे हाथ में है, हम आपको बूस्ट दे सकते हैं विदाउट यू स्पेंडिंग मनी। आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं आपकी कॉलीग से, आपके फ्रेंड से भी मिला था मैं सबसे, वो बोलते हैं ताकत यहाँ नहीं है, यहाँ है। जी, बड़ी अच्छी लगी मुझे उनकी बात, ये ताकत यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो ये जो है, ये ताकत के बारे में बताओ, ये ताकत आपने बिल्ड कैसे करी, ये दूसरों को कैसे देना चाहते हो, इसमें थोड़ा शेयर करिए कुछ। मेरा ऐसा है कि मेरा एक एक्सपीरियंस है। बचपन से मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ और मैं प्रेयर में जो है परमेश्वर से मैं बात करता हूँ। और जब मेरे मॉम रोए ना, तो मैंने उनको हौसला दिया, बट अंदर ही अंदर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी। मैंने कहा, हे परमेश्वर, मैं अपनी देह जो है ये मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूँ और अब आपको जो करना है, क्योंकि इंसान तो बस इंसान है ना। बट द थिंग इज़ कि इंसान बहुत ही एक तुच्छ प्राणी है और परमेश्वर की जो योजना है वो बहुत बड़ी है, वो वी कांट इमेजिन। तो मैंने जो सोचा था कि हाँ, कुछ जैसे आम लोग सोचते हैं, तो अगर मैं ठीक होता तो आज मैं आम लोगों जैसा ही होता। बट परमेश्वर ने मेरे लिए सोचा था कि इसको मैं व्हील चेयर पर रख के जो है दुनिया में एक इंस्पिरेशनल जो है पर्सनालिटी बनाऊंगा। मिसाल बन गया। जी जी जी। आजकल लोगों में अच्छी बॉडी बनाने का बहुत क्रेज है। तो आनंद जी, वैसे पूछना चाहता हूँ कि यंगस्टर्स सब शॉर्टकट अपनाना चाह रहे हैं। छोटी उम्र में स्टेरॉइड ले लेना, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स ले लेना, कोई मसल इंजेक्शन ले लेना, तो हार्ट भी खराब हो रहा है, लिवर भी खराब हो रहा है, किडनी भी खराब हो रहा है, बहुत डेथ भी हो रही है। और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि अक्षय कुमार जो है वो बड़े फिटेस्ट माने जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं इन सबके बड़ा खिलाफ हूँ। तो आपका थोड़ा इस पर क्या एडवाइस है सबको? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगा, वो इनके खिलाफ है, पर वो प्रोटीन्स की ही तो ऐड कर रहे हैं ना। वो प्रोटीन कोई गलत बात नहीं है, वो मिल्क प्रोडक्ट से ही जो है वो बनता है। इफ़ यू आर टेकिंग राइट, अगर आपको पता है मेरे को इतना खाना है और इसके बाद मुझे इतना पानी मेरी बॉडी को चाहिए है, तो वो कोई गलत बात नहीं है। एंड यंगस्टर्स के लिए बोलता हूँ मैं, जो शॉर्टकट्स लेते हैं, लाइक शॉर्टकट, जैसे आपने पेप्सी देखा है, पेप्सी को डालते हैं या कोई भी कोका कोला वटेवर, उनके बबल्स कैसे ऊपर आते हैं, ऐसे ही वो बनते हैं और ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। 2 साल से ऊपर उनकी बॉडी टिकती नहीं है। मैं इस लाइन में 11 साल की उम्र से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और आज मैं 34 का हो गया हूँ। और मेरी लाइफ में सर ऐसे ऐसे दिन आए हैं जहाँ मैंने खाना नहीं होता था, रोटी नहीं होती थी, मैंने पानी पी के अपना पेट भरता था और शाम को जाके जो है मैं 100 kg की बेंच मारता था। कि अगर मैं ऐसे दिन देख के भी जो है मैं बॉडी बन सकती है मेरी, तो नॉर्मल लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है। ये सिर्फ एक माइंडसेट की बात है, जो आपने चीज़ सोच ली तो वो वैसे ही होगा। सलमान और आमिर खान ने तेज वेट बढ़ाया, तेज वेट गिराया उन्होंने। तो ये एक्सट्रीम वेट गेन जल्दी से गिराना, जल्दी से बढ़ाना, ये कितना डेंजरस है। खुंदक में आगे सुनना चाहता हूँ मैं आपसे कि आलस को कैसे छोड़ा जाए, क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसे सुबह उठा जाए जल्दी। आप सुबह वैसे कितने बजे उठते हैं? राइट एज क्या है एक्सरसाइज की? कहते 12 साल 11 साल शुरू कर दो तो हाइट रुक जाएगी। आप कितनी देर वर्कआउट करते हैं? अच्छा, कई बार ना अब जल्दीबाजी के चक्कर में लोग रहते हैं। अब मैंने मूवी देखी है, वो गजनी है, दंगल है, सुल्तान है। इसमें भी ये सलमान ने, शाहरुख ने शाहरुख नहीं, सलमान और आमिर खान ने तेज़ वेट बढ़ाया, तेज़ वेट गिराया उन्होंने। शेन वॉर्न का भी एग्जाम्पल हमने देखा अभी, एक्सट्रीम लिक्विड डाइट पर है वो 21 दिन खाली चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, एक्सट्रीम लिक्विड डाइट पर है। और तो ये एक्सट्रीम वेट गेन जल्दी से गिराना, जल्दी से बढ़ाना, ये कितना डेंजरस है? मतलब आपने हाँ, ऑफ कोर्स ये डेंजरस है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इफ़ यू आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क, जैसे कि ये हीरोज़ वगैरह जो भी करते हैं, ये हेल्दी नहीं है। बिकॉज आप खाना कम करते हैं, सब कुछ कम कर देते हैं, फिर आप वर्कआउट इतना ज़्यादा करते हैं, दिस इज़ नॉट हेल्दी। हेल्दी वो है अगर आप अपना सही खाना खाएं, न्यूट्रिशन पूरा लें और वर्कआउट फिर हार्ड करें, वो हेल्दी है। लाइक आपने मिल्खा सिंह देखे हैं,
और भी ऐसे बहुत बड़े बड़े एथलीट्स हैं। प्रेमचंद जी जो हैं, प्रेमचंद डोगरा। जी जी, प्रेमचंद डेगरा, वो भी जो हैं मैं उनसे मिला हूँ और ही इज़ माई हीरो। मैं उनको बहुत इज्जत देता हूँ। उनका भी यही कहना है, वो तो कहते हैं कि देसी घी भी खाओ। तो दिस इज़ द राइट वे। अगर आपका वर्कआउट सही है ना, अगर डाइट सही है, तो बॉडी तो कमाल की बनेगी ही बनेगी। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट लेसन सब लेना चाहते हैं आपसे, वो है कंसिस्टेंसी। वो कहते हैं आलसी आदमी का ना वर्तमान है ना भविष्य है। बिल्कुल। आलसी आदमी किसी काम का नहीं है। और आप जो मेहनत कर रहे हैं वो मेरे को लगता है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आज आपके लिए जिम जाना और बाकी लोगों के लिए जिम जाना में बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। तो आप क्या कहते हैं ये आलसीपन को कैसे बाहर निकाले? आज कुछ ताबड़तोड़ मोटिवेशन दे दीजिए, ज़िंदगी से निकाल के क्या सार देना चाहते हैं आप? कहिए मतलब थोड़ा खुंदक में आगे सुनना चाहता हूँ मैं आपसे कि आलस को कैसे छोड़ा जाए। आलस को देखो ऐसे छोड़ा जाए कि अगर आप कोई भी काम कर लें, ठीक है ना, लाइक जो आप भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और हर एक इंसान के दिल में आलस होता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कभी। बट जो इंसान उस चीज़ को इग्नोर करके आगे निकल जाता है, वो अपनी लाइफ में हमेशा आगे रहता है। जो कि आगे जो इंसान आगे अपने हमेशा आलस रखता है, नहीं मैं आज चलो ऐसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ, चीट कर लेता हूँ, वो लाइफ में हमेशा ही पीछे रहेगा। क्या मैसेज देना चाहते हैं? कैसे सुबह उठा जाए जल्दी? आप सुबह वैसे कितने बजे उठते हैं? मैं तो 4 बजे उठ जाता हूँ। 4 बजे? हाँ, 4-5 बजे मैं उठ जाता हूँ। मन नहीं लगता भाई? सब लोग को चाहते हैं, बिस्तर को कौन छोड़ना चाहता सर्दी में सुबह? नहीं सर, मैं सारा टाइम बिस्तर में ही रहता हूँ। हाँ, मैं मतलब कि मेरी लाइफ नॉर्मल पीपल जैसी नहीं है। सही बात है जी। सही बात है। तो फिर आपका क्या शेड्यूल रहता है? मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं, इवनिंग नहीं, में? इवनिंग में करता हूँ। पूरा दिन जो है डाइट की लोडिंग करता हूँ और 2 स्लीप लेता हूँ मैं। स्लीप बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं स्लीप ना लूँ अच्छे से तो मेरी वर्कआउट अच्छा नहीं रहता। तो स्लीप लेके फिर जो है फ्रेश होके नहा के देन मेरा वर्कआउट रहता है। आपका भी कोई चीट मील डे होता है? ये चीट मील का कॉन्सेप्ट ठीक है गलत है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अगर हम जैसे लाइक अगर कोई हाई प्रोटीन डाइट पे है, अपने किसी कंपटीशन के प्रेप पे है, तो हाँ उनके लिए ज़रूरी है, बिकॉज वीकनेस आ जाती है। अच्छा। ओनली डाइट लेते हैं और कार्ब हमारी थोड़ी होती है, कैलोरी स्टॉप कर देते हैं, तो चीट डे होना चाहिए। उसमें जो है हमको सारा जो है न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता है। आपकी कहानी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनी है। इसमें मैंने सुना अभी आप एक कोई मूवी भी करके आए हैं। जी। साउथ इंडियन मूवी थी वो? जी जी, सुप्रीम खिलाड़ी। सुप्रीम खिलाड़ी कब आई मूवी है? ये आई थिंक 2017 में आई थी। अच्छा। हाँ, तो मतलब कि रेंडमली मेरे को कॉल आया ऐसे करके और बोलते कि आप ऐसे एक्टिंग करेंगे। तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि ऐसे मेरे को वो कहते अगर आपको ठीक लगता है तो कहते कर लो। तो मैंने कर लिया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो सारा हिट हो गया, एक्शन जो था। तो बस आज सब देखते हैं। आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी आए थे? जी जी। वहाँ कुछ आपने व्हील चेयर के साथ रस्सी चढ़ गए थे? वो एक्चुअली किसी को पता नहीं है उसकी बैक स्टेज स्टोरी। उससे मेरा सिलेक्शन हो गया था पहले और इन बिटवीन जो है मेरे पैर जल गए थे और उसी हालत में मैं वहाँ पे गया और मेरा दोस्त था एक अमन, वो मेरे को टेक केयर करता था, मेरे ड्रेसिंग करता था, सुबह शाम 2 टाइम होता था। तो इवन ग्रीन रूम में मैं अपने पैरों को ऊपर रख के लेटता था ताकि उसमें से जो है पस ना गिरे। और उसी हालत में मैंने रिहर्सल्स करी और जब फाइनल था तो वहाँ पे एक कोरियोग्राफर थे जो कि आज की डेट में जज बन के आते हैं, नाम नहीं लूँगा उनका। तो उन्होंने मेरे को बोला कि 3 बार ही करो। मैंने एक ट्राई किया, दूसरा किया, कहते करो एक बारी और करो। मैं कहा नहीं सर, बहुत पावर लगती है इस चीज़ के लिए। तो मैं फाइनल टेक के लिए जो है अपनी पावर मैंने बचा के रखी है। तो उन्होंने काफ़ी फोर्स किया, फिर जब मैंने किया तो मेरा ये मसल फट गया, ब्रेक हो गया यहाँ से। तो बट मैंने अटैम्प्ट किया, शुक्र मैं वहाँ से गिरा नहीं, क्योंकि काफ़ी ऊपर हाइट पे मेरे को क्लाइंब करना था। तो फिर मैंने जब बताया तो उन्होंने डॉक्टर प्रोवाइड किया, तो डॉक्टर ने सिर्फ एक स्प्रे किया यहाँ पे और एक पेन किलर दे दी, तो बट उससे कुछ हुआ नहीं। तो फाइनल टेक जब मेरी बारी आई, थोड़ी देर में ही आ गई, तो वहाँ पे करण जौहर थे और मलाइका अरोड़ा एंड किरण खेर जी थे वहाँ पे। तो बस मैंने प्रेयर करी एक छोटी सी, परमेश्वर का नाम लिया और मैंने सारा स्टंट अच्छे से किया।
अब तो आपके ऊपर एक बायोपिक बननी चाहिए, मैंने सुना थोड़ी बातचीत बढ़ी है आगे। जी जी जी, बन रही है। तो जब तक आगे नहीं आती है मैं उस पर ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा, जब वो थोड़ा पब्लिक में आए तो आप शेयर करिएगा सबसे। आपने मिस्टर ओलंपिया जीता, मिस्टर वर्ल्ड जीता, ये बहुत बड़े टाइटल्स हैं और इतने बड़े टाइटल्स को अचीव करने में बड़ी अचीवमेंट में बड़ी ताकत लगती है। वहाँ से कुछ अगर शेयर करना चाहें, कुछ एक्सपीरियंस आपका, आसान नहीं होता ये भाई, दुनिया में एक बार जीतने के लिए आदमी ज़िंदगी लगा देता है, मिस्टर ओलंपिया के लिए, मिस्टर वर्ल्ड के लिए। ओलंपिया तो सर इंडियंस के लिए एक ड्रीम है, और इंडिया से किसी ने कोई पहुंचा नहीं वहाँ पे, आज तक कोई भी नहीं पहुंचा। सिर्फ प्रेमचंद जी वहाँ पे गए थे और उनका 18वां नंबर आया था वहाँ पे। और वहाँ से जो है आई एम द ओनली वन वहाँ से जो मेडल्स लेकर आया हूँ। मैं फर्स्ट रनर अप रहा था वहाँ पे और बेस्ट पोजर ऑफ द ईयर मैंने जीता था वहाँ पर। कितना मुश्किल, कितना आसान सर मुश्किल, बहुत मुश्किल था कि मेरे जो कंपनी के स्पॉन्सर्स थे उन्होंने मैंने उनको जब अप्रोच किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे कर है, तो कहते हैं कि हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट था सिर्फ आपको मिस्टर वर्ल्ड तक स्पॉन्सर करने का, तो कहते वी डोंट थिंक कि आपको ये करना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को तो करना है। तो वो कहते नहीं, कहते आप अपने नाम का कंपटीशन करवाओ और कहते जितना भी होगा इन्वेस्टमेंट वो हम करेंगे। तो कहते आप मिस्टर वर्ल्ड बन गए हो, बस ये बहुत है। तो मिस्टर ओलंपिया में मैं लोन लेके फिर मैं उधर गया था। तो मेरे मॉम ने मुझे बहुत रोका, कहते मत जा बेटा। मैं कहा नहीं, मेरे को जाना ही है। अकेले तो बहुत मुश्किल है। नहीं, मेरे अमेरिका में भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, तो आई एम ब्लेस्ड, मेरे दोस्त सारी जगह बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पे मेरी पूरी टीम है, तो वहाँ पे उन्होंने टेक केयर किया मुझे। मेरा इस चीज़ को लेके विजन भी है, जो भी अभी मैं ये कर रहा हूँ, ये सारे काम कर रहा हूँ, बिकॉज़ इंडिया में जो है डिसेबल्स को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। इवन कि डिसेबल्स की शादियाँ भी नहीं होती सर। सही बात है। हाँ, कि सब लोग जो है तुच्छ नज़र से देखते हैं उनको। तो मेरा पूरा विज़न ही ये है कि उनको एक रिस्पेक्ट मिले। सही बात है। मैं एक शो लेकर आ रहा हूँ, उसका जो टाइटल है आनंद आर्नोल्ड क्लासिक है, और ये वर्ल्ड का पहला शो है जो कि एक व्हीलचेयर पर्सन जो है पब्लिक में लेकर आ रहा है। और इसमें जो है कैटेगरीज रहेंगे 8-9 कैटेगरीज रहेंगे, जिसमें मेन बॉडी बिल्डिंग, मेन फिजिक और वुमेन बॉडी बिल्डिंग, वुमेन फिजिक, वुमेन फिगर, हैंडीकैप, व्हीलचेयर और वेटरन, सारी कैटेगरीज होंगी। और इसमें जो है हम अभी बॉडी बिल्डिंग में जो ओवरऑल जीतेगा हम उसको एक ब्रांड न्यू कार दे रहे हैं, और बाकी जो अपने अपने कैटेगरीज में जो है जीतेंगे उनको बाइक देंगे, वुमेंस को जो स्कूटी देंगे, और हैंडीकैप्स को जो है वो ट्राई बाइक देंगे। कब ला रहे हैं आप इस शो? ये है जून 11 से 12 को, ये होगा अपने जयपुर में होगा, राजस्थान में। तो बस कुछ ही दिन बचे हैं अब आपका ये शो आने में। लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दिस शो विद ऑल एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट। आई एम ट्राइंग टू सम इट अप। आनंद की जीत उसी दिन हो गई थी जिस दिन छोटी उम्र में इन्होंने वापस जब पहली बार जिम गए और उनका विजन इनको दिख गया था, जिस दिन उन्होंने ये ठान लिया था कि दुनिया में सबसे अच्छी अपनी बॉडी बनाएंगे। थैंक यू आनंद, आपसे मुझे 2 बड़ी लर्निंग्स मिली। डिसेबल का मतलब है दिस इज एबल, डिसेबल, दिस इज एबल। माई एबिलिटी इज स्ट्रॉन्गर देन माई डिसेबिलिटी। ऐसे ही इसे हम बड़ा भारत शो नहीं कहते हैं। इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर करिए, और क्या मुझे बताना पड़ेगा किसको शेयर करिए? हर उस आदमी को जिसको एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, हर वो आदमी जो आलसी है या अंडर कॉन्फिडेंट है, हर वो आदमी जो फिजिकली वीक है, या वो आदमी जो इस समय आगे बढ़ना चाहता है, उसको इंस्पिरेशन चाहिए। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि मैं ये बड़ा भारत शो इंडिया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स हर बुधवार को आपके पास लेके आता हूं। बस थोड़ा है और इंतज़ार, आ गया बस अगला बड़ा बुधवार। और एक गुड न्यूज़ मैं आपको दे देता हूं कि अब बहुत लंबे समय के बाद, कोविड के बाद, हम अपना बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, और हमने आनंद जी से बात करी तो वो भी आना चाहेंगे, आपसे आकर के बात करेंगे वहाँ पे। और आप भी अपनी टिकट ब्लॉक करा लीजिए। वैसे टिकट सारी खत्म हो चुकी हैं, कुछ डायमंड कैटेगरी की कुछ बची हैं और रॉयल डायमंड कुछ बची हैं, पता कर लीजिए। तो आनंद आप आएंगे वहाँ पे आकर? डेफिनेटली, आप आके लोगों को इंस्पायर करेंगे वहाँ पे? डेफिनेटली, आई लव टू डू दिस। तो ऐसे कई सारे स्पीकर आ रहे हैं जो आकर के वहाँ पे आपको इंस्पायर करेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप पे सिखाएंगे आपको। बहरहाल मैं यही कहूँगा आपको, बस थोड़ा सा कर लो और इंतज़ार। आ गया है अगला बड़ा बुधवार इस
बड़ा भारत शो के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आनंद की कहानी को सब तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल में शायद आप पहले लिरिसिस्ट हैं या राइटर हैं जिन्होंने सम्मान के लिए आवाज़ उठाई। भारत तो है न्यूट्रल होने की कोशिश करता है और यहाँ सेक्युलरिज्म की बात होती है और आप कहते हैं सेक्युलरिज्म स्कैम है, तो क्या सेक्युलर होना गलत है? आप पे ना ये आरोप लगता है कभी कभी कि आप रोमांटिक सॉन्ग्स लिखने वाले व्यक्ति इस समय इतिहास का एक्सपर्ट हो गया है। चंद्रशेखर आजाद को अब इस समय जनेऊधारी चंद्रशेखर आजाद तिवारी कहा आपने। आप इतिहास और धर्म और जाति के चश्मे से अगर सब चीज़ों को देखने लगेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे आपने कहीं अपनी राह बदल ली है, तो कहीं पॉलिटिक्स में जाने का इरादा तो नहीं है?